डियर स्टूडेंट, अगर आप झारखंड बोर्ड से इस बार क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और 2023 के 27 मार्च को विज्ञान विषय की परीक्षा देने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा होने वाले क्लास 10th 2023 परीक्षा को लेकर विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने के बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सारे प्रश्न कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं उनका पीडीएफ डाउनलोड करने भी बताया जाएगा कि आप उनका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारे प्रश्न मिल जाए और आप पीडीएफ उनका भी डाउनलोड कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक बोर्ड द्वारा 2023 परीक्षा को लेकर बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न यहां पे देखने को हमेशा मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं 27 मार्च 2023 को पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा, आकाश का रंग क्यों नीला होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे ने या फिर फैराडे ने। अगला तीसरा प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है या बराबर है तो दर्पण होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब है और जो बिंब है यानी कि वस्तु है, दोनों का आकार जो है वो सेम होगा तो कौन सा प्रतिबिंब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा दर्पण होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। याद रखिएगा 1 किलोवाट की जो वैल्यू होती है वो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होती है। और यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? आप याद सुने होंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसमें कितने सुर होते हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 सुर इनका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने में उपचयन की गति हो जाती है। यानी कि जिसमें वायुरोधी हो, यानी कि जिसमें नमी या फिर वायु नहीं जाता हो, तो ऐसे बर्तनों में अगर हम खाद्य सामग्री को रखते हैं तो क्या उपचयन की गति कैसी हो जाएगी? तो उपचयन की गति हो जाएगी धीमी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए समीकरण क्या दे रखा है, 2Cu प्लस O2 तो 2CuO बन रहा है। तो इसमें क्या हो जा रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो जा रहा है जी। क्या रहा? कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ना को ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। तो याद रखिएगा बायोगैस में इसमें कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है जी, कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन है, गोबर गैस भी जीवाश्म ईंधन है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। याद रखिएगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। अगला प्रश्न है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? आप जानते होंगे खतरे का संकेत किस रंग से दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग से हो जाएगा जी। कौन से रंग से दिखाया जाता है? तो खतरे का संकेत लाल रंग से दिखाया जाता है। जबकि कहीं खतरे का संकेत ना हो तो उसे किस रंग से दिखाया जाता है? हरे रंग से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। यानी कि J/S हो जाएगा, यानी कि J/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 वाट के बराबर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला जो प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। सजातीय यानी कि अगर पॉजिटिव ध्रुव है, यानी कि पॉजिटिव कहने का मतलब अगर मान लेते हैं एक चुंबक है, चुंबक में क्या होता है, एन और एस पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और अगर दूसरा चुंबक हम ले लेते हैं, हम क्या करते हैं कि नॉर्थ वाले सामने नॉर्थ वाले रख देते हैं, ये नॉर्थ इधर भी है और इधर भी नॉर्थ है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या लगने लगेगा, तो एक बल लगेगा जिसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। आप बचपन में किए भी होंगे, दोनों एक साइड रखते देते होंगे तो क्या होता होगा कि दोनों अलग होते जाता होगा, यानी कि दूर जाना चाह रहा होगा, तो उसे प्रतिकर्षण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 15वां नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एक तो आप जानते हैं डायोप्टर है जी, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है। ठीक है, क्या होता है डायोप्टर, जिसे हम लोग टी से संकेत भी करते हैं। तो यहाँ पे डायोप्टर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया, पर सेंटीमीटर दिया गया, पर मीटर दिया गया और मीटर दिया गया। तो सर कैसे हम लोग जानेंगे, तो आपको पता है लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर होता है 1/f, 1/f होता है, और f जो होता है जी मीटर में होता है, क्या होता है, मीटर में होता है। तो पावर कितना दे रखा है, 1 है, और f कितना, फोकस दूरी 1 ही मीटर के लिए निकालेंगे तो 1/m हुआ, क्या हुआ, 1/m हो गया। फोकस दूरी क्या है, 1m, मीटर में है तो 1m, तो m क्या चल जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाता है तो पावर माइनस में लग जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा -m पर पावर -1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जब लघुपथन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा हो जाएगा, तो बहुत अधिक हो जाएगा जी, बहुत अधिक होने पर ही ना लघुपथन होता है। आप ये पढ़े होंगे, जब क्लास 10th एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में वोल्ट आ जाता है तो उस पर क्या होती है, विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो लघुपथन हो जाता है। यानी कि जैसे आप घर में बोलते होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट बोलते होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फैराडे ने। क्या किसने किया था जी, फैराडे ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 19वां नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, अब जी दो लेंस होता है, एक तो अवतल होता है, एक उत्तल होता है। ठीक है, अवतल इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है, और उत्तल इस तरह से कुछ दिखता है। आप जानते होंगे कि अवतल जो है बीच में क्या होता है, बीच में होता है पतला, और उत्तल क्या होता है, बीच में होता है मोटा। आप देख भी पा रहे हैं। तो पूछा गया एक उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह पे समान मोटाई है, ये है उत्तल जी, ये है उत्तल, ये है अवतल। तो पूछा जा रहा है उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई है, नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा है। बीच की अपेक्षा किनारों में कौन मोटा है जी, तो अवतल होता है बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और क्या देखा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यहाँ पे इनका किनारा है और ये बीच है, तो ये बीच में मोटा है किनारों की अपेक्षा में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जी m बराबर क्या होता है, v/u। v किसको कहते हैं सर, v कहते हैं जी प्रतिबिंब को, और u कहते हैं वस्तु को, u कहते हैं वस्तु को। तो इसका सही क्या जवाब हो जाएगा, v/u हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन जब भी निकालने थे तो v/u आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। जिस भी प्रश्न के हम बगल में, जी हाँ, जिस भी प्रश्न के बगल में हम ऐसा लिख देते हैं VVI या फिर ऐसा कर देते हैं, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसा अंतर। गोलीय दर्पण में फोकसा अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। गोलीय दर्पण के फोकसा अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच अंतर बताना है। तो आपको पता है जी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हर जगह R ऊपर में होना चाहिए, R ऊपर में होना, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। F बराबर R नहीं होता है, ऐसे भी ऑप्शन से कर दिए तो ये आंसर सही होगा। लेकिन सर R बराबर 2F कैसे आया, तो R के जगह R लिखे जी, R के जगह R लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो R के जगह R हुआ, और 2 से जब F गुना हो जाएगा तो 2F हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या जो हो गया फोकस दूरी की कितनी होगी, दोगुनी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मानव नेत्र में। मानव नेत्र में क्या होता है, किस प्रकार का लेंस, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, गलत बात है जी। मानव का जो नेत्र है उसमें एक लेंस होता है जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस होता है, नहीं जी, उत्तल लेंस होता है। बिल्कुल, मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। सर कैसे जाने उत्तल लेंस होता है, तो एक छोटा सा आप चीज जानते होंगे, उत्तल लेंस चीजों को छोटा छोटा दिखाता है। अगर इतना बड़ा चीज है तो ये इतना छोटा दिखाता है, तो उत्तल लेंस चीजों को छोटा छोटा दिखता है। अगर आप अपना आंख में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें छोटी छोटी दिखेगी, तो उत्तल लेंस सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 23वां नंबर, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। और रेटिना को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? दृष्टि पटल कहते हैं। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रेटिना देगा या तो दृष्टि पटल देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। रेटिना दे तो सही बात, या फिर दृष्टि पटल भी दे देगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी बहुत बार गया। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर किस पे है जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और अन्य जो तारों हैं इनमें विशाल ऊर्जा है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा है, तो उनका स्रोत क्या है? उनका स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? तो नाभिकीय संलयन है जी। क्या होगा? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण का सूत्र पूछा गया जी, और याद रखिएगा दर्पण में क्या होता है? सारा चीज प्लस में होता है, ठीक है। दर्पण का सूत्र पूछा गया, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, टिंडल का प्रभाव देखा जाता है। तो टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जंगल में, ठीक है, जंगल में। अगला प्रश्न है जी 28वां नंबर, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र यानी कि जिसका आंख सही है, उनके जो नेत्र पर रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है जी। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो सर हमें सीधा क्यों दिखता है? तो सर आपको सीधा दिखता है, उनका काम है माइंड का, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का काम है उनको सीधा दिखाना, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है, किसी बल्ब में से 1 मिनट में, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। यानी कि जी 1 मिनट, टाइम क्या दे रखा है? 1 मिनट दे रखा है, और यहाँ पे आवेश यानी कि क्यू क्या दे रखा है जी? 120 कूलम्ब दे रखा है। तो पूछा है कि आवेश कितना प्रभावित होगा, यानी कि आई पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या होगा? Q/T होता है जी। याद रखिएगा आई बराबर क्या होता है? Q/T। तो यहाँ पे आई के जगह पे क्या दे रखा है जी? 120, ठीक है, 120। टी के जगह पे क्या होगा सर? तो टी के जगह पे 60 होगा। सर 60 कैसे? यहाँ पे एक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हम लेते हैं वो सेकंड में लेते हैं, और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। तो बटे जब 60 कीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर इसका वैल्यू हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला जी, आई कहते हैं विद्युत धारा को, क्यू कहते हैं आवेश को, और टी कहते हैं समय को। समय जब भी लेते हैं हम लोग सेकंड में लेते हैं, ठीक है, समय किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ से भी निकाल सकते थे, और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडली में। किसमें जी? कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों जरूरी है, किसके लिए? तो स्वपोषी पोषण के लिए। और क्या है जी? क्लोरोफिल की आवश्यकता भी होती है, बिल्कुल सर। सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जी 33वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। एक समीकरण आप पढ़े होंगे, यहाँ पे जब सनलाइट करता होगा CO2 प्लस H2O और भी चीजें मिलाई जाती होगी, तो यहाँ पे क्या बनता था? तो C6H12O6 बनता था, ठीक है, C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा शुक्रवाहिका में। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? तो 3 बीमारियां उत्पन्न होती है, मेनली दिया रहेगा आपको 3 ही बीमारी। एक तो त्वचा कैंसर, ये सबसे ज्यादा फेमस बीमारी है। दूसरा है मोतियाबिंद, और तीसरा है उत्परिवर्तन। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पूछा जाएगा ओजोन परत के अवक्षय का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो CFC। कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश क्या होता है? DNA अणुओं में। क्या होता है जी? DNA अणुओं में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन कौन
सा है एस्ट्रोजन। नर हार्मोन कौन सा है जी, एस्ट्रोजन। और मादा हार्मोन पूछा जाए, मादा हार्मोन पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हो गया नर हार्मोन और मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है जी, तो वृषण में होता है। कहाँ पे, वृषण में होता है। वृषण आप जान रहे होंगे, शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो वृषण में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। कौन सा वैज्ञानिक है जिसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल या अनुवांशिकी के पिता ने किस पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के दाने या मटर के पौधे पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा होता है जी, तो विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मात्र 40 प्रश्नों को ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो एंड करें आपको बता दें कि आप पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की फॉर्मेट को बताने के लिए। डियर स्टूडेंट, आपको आना है गूगल पे और गूगल पे आने पे बाद सर्च करना है jackrankers.com या फिर आपको सर्च करना है जैक रैंकर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और सर्च बार पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च बार पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा डाटा को ऑन कर लेते हैं, एक्चुअली एरोप्लेन मोड में है मोबाइल। तो जैसे आप सर्च बार पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, जैक रैंकर्स जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने थोड़ा सा एक्चुअली डाटा हमने ऑफ करके रखा था एरोप्लेन मोड में। तो आप जैक रैंकर्स सर्च करते ही आपके सामने नया इंटरफेस आएगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैक रैंकर्स आपको शो हो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है जैक रैंकर्स पे। जैसे ही जैक रैंकर्स पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा सा नेट स्लो होगा तो लेट लगेगा और नेट सही होगा तो जल्द से जल्द खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नया कॉलम दिख रहा होगा पीडीएफ का। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा होगा पीडीएफ का। तो इस पीडीएफ वाले कॉलम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे पीडीएफ वाले कॉलम पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक ऐड आ जाएगा। तो ऐड को आपको क्या करना है, कट कर देना है। ऐड को कट कर देना है, नया इंटरफेस खुलेगा और नया इंटरफेस खुलते ही आपको आ जाना है नीचे। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लास 10th पीडीएफ। जी हाँ, क्लास 10th का यहाँ पे पीडीएफ दे रखा है। तो विज्ञान 80 ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान 80 ऑब्जेक्टिव है। ये डेट यहाँ पे गलत लिखा गया है। आपको यहाँ पे विज्ञान 80 ऑब्जेक्टिव है और आपको यहाँ पे साथ साथ डेट भी दिया होगा, यानी कि जिस डेट को ये वीडियो अपलोड हुई होगी, जिस डेट को ये वीडियो अपलोड हुई होगी उस डेट से आप मिलान कर लीजिएगा और आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जिस भी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ड्राइव गूगल में भेज दिया जाएगा। और गूगल में भेजने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए खुल जाएगा पीडीएफ। देख पा रहे हैं वही पीडीएफ जो हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड बटन का। जैसे इस डाउनलोड बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आपके मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की विधि समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर की दीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही इस यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ इसका अगला पार्ट यानी कि 40 के आगे के प्रश्न 80 तक देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और डियर स्टूडेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर हाई का मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।